हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये लेक्चर हमारा जो है इसमें बेसिकली हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को खत्म करेंगे, राइट। तो ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा डुअल नेचर का। एंड इससे पहले हम लोग बेसिकली 3 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं, राइट। उसमें सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आफ्टर दैट जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमने देखे थे, ग्राफिकल एनालिसिस देखा था, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमने प्लॉट किए थे उसके अंदर, राइट। एंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताई थी, साथ के साथ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वहां पर डिस्कस किए थे, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो थी हमारी, वो हमने ड्राइव कर ली थी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये जो लेक्चर है इसको देखने का कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज वाई आपको सबसे पहले जो तीसरा वाला लेक्चर था, एटलीस्ट वो दूसरा और तीसरा, पहला अगर आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट था, बट सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये लेक्चर देखना चाह रहे हो तो उससे पहले सेकंड और थर्ड लेक्चर जाके देखो, राइट। तब आपको इसमें जो आउटपुट आपका आना चाहिए वो आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज पे टाइम वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को, डुअल नेचर का। इसके बाद फिर हम लोग नए लेक्चर में एटम को स्टार्ट करेंगे। एटम, न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, 3 चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है और विद इन टाइम हम करा देंगे। आपकी आपकी डेट अभी अनाउंस हुई है, 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होंगे। इट मीन्स आपकी जो मेन एग्जाम होंगे वो 5 मई के आसपास होंगे। तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास। हम लोग 1 शॉट वीडियोस भी करेंगे, PYQs भी बहुत सारे करेंगे, राइट। सैंपल पेपर्स भी बहुत सारे करेंगे। तो बहुत सारा टाइम है, टेंशन नहीं लेना। बस आप अपने नोट्स बनाते रहो, वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते रहो और तैयारी करते हो, राइट। सो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो हमने देख लिया, राइट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो रेडिएशन है, जो लाइट है, ये डुअल नेचर शो करती है। क्लियर? मींस वेव नेचर तो है ही उसके अंदर, वो तो हमने पहले ही देखा था जब इंटरफेरेंस पढ़ा था, जब डिफ्रेक्शन पढ़ा था, जब रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, पोलराइजेशन, ऑल दीज थिंग्स में हमने क्या देखा, उसका वेव नेचर देखा था, राइट। उसके बाद जो हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो वहां से कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये पता चला कि लाइट और रेडिएशन ऑल्सो शोज डुअल नेचर। क्वांटम थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं कि मैटर हमारा डुअल नेचर किस तरह से शो करता है, इसका इंट्यूशन कहां से आया, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया गया, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, राइट। उससे पहले थोड़ा सा फोटॉन्स के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो बता दिया है ऑलरेडी मैंने, लेकिन अगर थोड़ा सा और जान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा अबाउट द फोटॉन्स। फोटॉन्स मीन्स एक तरह से ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, राइट। स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फोटॉन्स क्या है, ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट फोटॉन्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी हमें जानना है। तो सबसे पहली चीज, फोटोन जो होता है इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मींस फोटॉन्स कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। फोटॉन्स कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। क्लियर? विदाउट any medium. Is it clear? After that second topic, second characteristic हम इसकी अगर लिखें तो फोटोन हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर से डेविएट नहीं करता है। मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं करता है। इट मींस इट इज अनचार्ज्ड, इट इज अनचार्ज्ड।
right? So not deflected by electric field and magnetic field not deflected by electric field and magnetic field. क्लियर? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इसका जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. That means it cannot exist in रेस्ट. ये रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्लियर? रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, अच्छा, इसका मूविंग मास जनरली हम रिलेटिव मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? m0 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो यहाँ m0 हमारा रेस्ट मास है, तो ये वाला मास हमारा फोटोन के लिए 0 होता है. क्लियर? सो दैट इज द हाउ वी कैन से यस इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट. फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, क्वांटम थ्योरी पढ़ा था हमने. सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू h nu और hc अपॉन लैम्डा. दैट इज द एनर्जी. ये एनर्जी डिफाइंड होती है फोटॉन्स की. क्लियर? एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा मोमेंटम ऑफ द फोटोन. भाई फोटोन मूव कर रहा है. अब आपको पता है कि फोटोन कितनी स्पीड से मूव करता है? लाइट, रेडिएशन लाइट की स्पीड से. तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा. or maybe we can say, or maybe sometimes we can say, not if we are not writing like this, then we can say how the momentum is written by, like we can write it like energy upon speed. Momentum P is equals to energy upon speed, E upon C, right? That is the formula for the momentum. So energy is what? hc अपॉन लैम्डा. सो c से c कट जाएगा तो वहां से सीधा h अपॉन लैम्डा आ जाएगा. तो जनरल फॉर्मूला इज दिस. सो दैट इज हाउ. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोन जो है, एक फोटोन जब इंसिडेंट करता है हमारा किसी भी मेटल सरफेस पर, जब इंटरेक्शन होता है मेटल के साथ और यू कैन से इलेक्ट्रॉन के साथ, सो दैट इंटरेक्शन इज elastic. Interaction of photon with matter is elastic. Elastic मतलब एनर्जी भी कंजर्व है, साथ के साथ मोमेंटम भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है. नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होते हैं ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मे बी नॉट कंजर्व, बट एनर्जी एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व. नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारा फोटोन होता है, अब ये इंटरेक्शन हमारा कैसा है? इलास्टिक है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा पाए. एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही देगा. सो वन फोटोन कैन एमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, फोटोन से रिलेटेड, जो कि हमने अभी देख ली. अब हम लोग, अच्छा, तो ये सारी चीजें समझ आ गई. डुअल नेचर रेडिएशन क्यों शो कर रहा था? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए.
कॉम्पटन इफेक्ट भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए हमने वहां पर हमारी वेव थ्योरी फेल हो गई। और जब वेव थ्योरी फेल हो गई तो वहां हमने इसके डुअल नेचर को देखा, पार्टिकल नेचर को देखा। अब हम बात करेंगे किसकी? डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल, जो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो भाई देखो, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इंट्यूशन कहां से डेवलप हुआ, ये आपने पहले समझना है। ये इंट्यूशन डेवलप कहां से हुआ है ना। तो मैक्स प्लैंक जी ने जब ये थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी दी थी, तो वहां से पता चला कि रेडिएशन जो है वो वेव नेचर तो है ही उसके अंदर, बट साथ के साथ पार्टिकल नेचर भी शो करता है। आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, हर्ट्ज, इन सभी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और उस पर एक्सपेरिमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके बेसिस पर उन्होंने ये बताया। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली जी ने क्या कहा कि इन्होंने एक बेसिकली नेचर की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया इन्होंने। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट था बेसिकली ये, बट ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। बाद में इन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया, राइट। इन्होंने कहा कि भाई अगर हमारा लाइट और रेडिएशन अगर डुअल नेचर शो कर सकता है, इट मींस कि रेडिएशन के अंदर भी वेव नेचर तो है ही, पार्टिकल नेचर भी अगर ये शो कर रहा है, और हम जानते हैं कि भाई एवरी मैटर और एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी, मींस रेडिएशन प्लस लाइक मैटर, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन प्लस मैटर। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर रेडिएशन, अच्छा कन्वर्जन भी पॉसिबल है कि हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आइंस्टीन्स रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इस यूनिवर्स में, ये पूरा यूनिवर्स अगर हमारा किससे कंपोज्ड कर रहा है, इन्होंने कहा कि अगर हमारा ये यूनिवर्स रेडिएशन और मैटर से ही कंपोज्ड है, और हम अभी देख चुके हैं कि भाई रेडिएशन के अंदर क्या है, डुअल नेचर है। तो क्योंकि नेचर हमारा, ऑब्वियसली नेचर सिमेट्री को फॉलो करता है, नेचर के अंदर बहुत जबरदस्त सिमेट्रीज होती हैं। तो अगर रेडिएशन के, इन्होंने कहा कि भाई अगर रेडिएशन डुअल नेचर शो करता है तो कहीं ना कहीं मैटर को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए, क्योंकि जो रेडिएशन, जो हमारा नेचर है, इट शोज सिमेट्री, राइट, इट हैज अ वेरी ग्रेट सिमेट्रीज, बहुत अच्छी सिमेट्रीज हैं इसके अंदर, सिमेट्रिकल चीजें हैं बहुत सारी, इसीलिए तो फिजिक्स आसान हो जाती है। अगर सिमेट्रिकल चीज़ें ना हो, सिमेट्री नहीं हो ना, तो फिजिक्स को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सिमेट्री आसान कर देती है फिजिक्स के अंदर, नॉट ओनली इन फिजिक्स, नेचर में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमेट्री इजी कर देती है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर नेचर के अंदर, भाई यूनिवर्स हमारा कंपोज कर रहा है रेडिएशन को प्लस मैटर को, मतलब रेडिएशन और मैटर से मिलकर बना है, और रेडिएशन को हमने प्रूव कर दिया है कि ये डुअल नेचर शो कर रहा है, ये मैटर का नेचर, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो 100% इन्होंने कहा, इन्होंने ये एक कल्पना यहाँ पर दी, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने कहा कि मैटर भी कहीं ना कहीं वेव नेचर शो करेगा अगर वो मोशन में होगा तो, ठीक है। मूविंग पार्टिकल, मूविंग मैटर मस्ट शो सम वेव नेचर, राइट। और फिर इन्होंने इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए इस मैटर को प्रूव कर दिया कि यस, मैटर जब मोशन में होता है तो इसके साथ वेव्स एसोसिएट करती हैं, ये वेव नेचर शो करता है। और फिर कितनी जो वेव्स एसोसिएट करती हैं, उन वेव्स का नाम दिया गया मैटर वेव्स, और इन्होंने यहाँ पर उन मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ थी उसको भी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो वेवलेंथ को भी कैलकुलेट किया, तो उसी वेवलेंथ को ब्रॉगली जी ने अपने नाम पर नाम दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैटर का डुअल नेचर पढ़ेंगे अब, ठीक है। मैटर का डुअल नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर हम ये कहें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
or maybe we can say dual nature of matter। तो ब्रॉगली जी ने कहा कि भाई मैटर हमारा डुअल नेचर शो करेगा। कैसे करेगा? इन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास एक फोटोन है तो आपको पता है कि उस फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? बताओ भाई एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? कमेंट करके बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू और hc अपॉन लैम्डा। क्लियर? hc अपॉन लैम्डा। क्लियर है? और अगर हम ये कंसीडर कर लें कि भाई फोटोन हमारा एक पार्टिकल है, अगर हम ये कंसीडर कर लें रेडिएशन अगर वेव नेचर शो करेगा तो वेवलेंथ होगी। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि फोटोन एक पार्टिकल है, एक मैटर है, तो उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट करेगी वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जरा यहां ध्यान से। तो यस, इफ फोटोन इज considered as particle, then आइंस्टीन्स रिलेशन के अकॉर्डिंग इसके पास कितनी एनर्जी होगी? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हमारी सेकेंड बनी, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनी। भाई दोनों एनर्जी फोटोन की हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? दोनों इक्वल कर दोगे। इट मीन्स यहां से बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। तो यहां से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये m इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? h अपॉन m लैम्डा। यही तो बचा मास ऑफ फोटोन। अच्छा m नहीं, c लैम्डा। इट शुड बी c लैम्डा, राइट? यस। सो c, एक c यहां बचेगा, एक इधर नीचे आ जाएगा, c लैम्डा। ये आ गया मास ऑफ द फोटोन, राइट? अगर हमने उसको एक पार्टिकल कंसीडर किया है ऑफ मास m, राइट? अगर रेडिएशन को हमने पार्टिकल कंसीडर किया है किसका? मास m का। तो अब जरा अगर हम बात करें कि भाई इसके पास मोमेंटम कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, है ना? और एनर्जी के, तो यहां से लैम्डा निकाल सकते हो आप आसानी से। लैम्डा निकालोगे तो क्या आएगा? h अपॉन mc। सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन? मोमेंटम हम जानते हैं कितना होता है, P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन c, और एनर्जी हमें पता है कितनी है? hc। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने बेसिकली ये m की वैल्यू निकाली, ये hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो यहां से ये m की वैल्यू निकल गई, और चाहो तो आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल लो सीधा, है ना? तो ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में कर लेंगे। बेसिकली पहले हम यहाँ से सीधा लैम्डा ही निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से लैम्डा आ रहा है, क्या आएगा जरा ध्यान से देखना। हाँ, तो लैम्डा इधर जाएगा, ये m इंटू सी आ जाएगा नीचे। इट मीन्स तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू सी। ये आ गई वेवलेंथ। ये किसका फॉर्मूला आ गया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप। अगर वो लाइट, अगर ये मैटर हमारा
रेडिएशन की, ये तो फोटॉन्स की बात हो रही थी, तो फोटॉन्स के अंदर कितनी वेवलेंथ एसोसिएट कर रही है जब वो c स्पीड से चल रहा है। अगर कोई और पार्टिकल होगा, भाई mc क्या है यहाँ पर, m इंटू सी क्या है, उसका मोमेंटम ही तो है। सो if we have a particle moving with v speed, then क्या होगा, लैम्डा h अपॉन m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लैम्डा आपका क्या आ जाएगा, यहां से लैम्डा आपका आ जाएगा h अपॉन p, p इज व्हाट, मोमेंटम। सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है हमारी, h अपॉन p, और यू कैन से p इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। अब जरा ध्यान से समझना इस कहानी को, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करूंगा। अब केस नंबर 1 दे देता हूं यहां पर, है ना, केस नंबर 1 देके मैं कहानी को थोड़ा सा बढ़ाता हूं आगे। तो भाई अगर मान लो मैंने कहा बेटा कि सपोज ऐसा हो, कैसा हो, v इज इक्वल्स टू 0 हो, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब हमारा मैटर रेस्ट में है, पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि m भी 0 हो जाएगा और मोमेंटम 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इट मींस लैम्डा इन्फिनिटी हो गया। लैम्डा इन्फिनिटी होने का क्या मतलब है भाई, वेवलेंथ इन्फिनिटी हो गई। वेवलेंथ इन्फिनिटी का मतलब वेव की लेंथ इन्फिनिटी हो गई, तो एक वेव कभी बनेगी नहीं। इट मींस इसके अंदर वेव नेचर है ही नहीं। बात समझ आ रही है, वेव नेचर प्रेजेंट ही नहीं है, ओनली पार्टिकल नेचर होगा, ओनली पार्टिकल नेचर होगा। बात समझ आ रही है। केस नंबर 2 भी डील करेंगे हम लोग अभी। भाई केस नंबर 2 अगर हम लेकर चलें, केस नंबर 2 में क्या है कि अगर ऐसा हो, वेलोसिटी इन्फिनिटी हो, वेलोसिटी क्या हो, इन्फिनिटी हो, जो कि रियल में नहीं पॉसिबल है, बट अगर ऐसा हो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेवलेंथ 0 का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वेव एसोसिएट कर रही है, 100% वेव नेचर है उसके अंदर, वेरी स्ट्रॉन्ग वेव, वेरी स्ट्रॉन्ग वेव एसोसिएट कर रही है, राइट। क्योंकि वेव लेंथ 0 का मतलब क्या है, पार्टिकल नेचर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये आइडियली हमने लिख लिया, बट रियल में पॉसिबल नहीं है। और अगर रियल में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहानी कुछ हमारी ऐसी बनेगी। भी केस नंबर 3 अगर हम यहाँ लेके चलें तो स्पीड जो होगी वो 0 से लेकर और c से कम ही होगी। जो स्पीड होगी वो हमारी, c तो अल्टीमेट स्पीड है ना, c हमारी क्या है, अल्टीमेट स्पीड है। इट मीन्स जो स्पीड होगी जो हमारे पार्टिकल की, वो लाइट की स्पीड से कम ही रहेगी, और अगर मूव कर रहा है तो रेस्ट में नहीं होगा। इट मीन्स जब रेस्ट में था पार्टिकल तो उसके अंदर तो पार्टिकल ही नेचर था, वेव नेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब वो इन्फिनिटी स्पीड पर चला गया तो उसके अंदर वेव नेचर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, पार्टिकल नेचर खत्म हो गया। यहां पर नो वेव नेचर, यहां पर नो पार्टिकल नेचर। इट मीन्स कि भाई ये वाली स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये वाली स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है, इन्फिनिटी स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में अगर लाई कर रहा होगा तो क्या होगा,
0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा होगा तो क्या होगा? हाँ, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा होगा तो क्या होगा? 0 से c के बीच में, नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो पार्टिकल नहीं, तो इसके अंदर फिर दोनों नेचर एग्जिस्ट करेंगे, डुअल नेचर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो इसीलिए बोला गया कि मैटर ऑल्सो शोज डुअल नेचर। सो यहां पर वेव नेचर भी होगा, साथ के साथ पार्टिकल नेचर भी होगा। क्लियर? दोनों नेचर एग्जिस्ट करेंगे, बट कंडीशन क्या है? पार्टिकल और मैटर हमारा कैसा होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। अगर वो मोशन में नहीं है तो फिर वो वेव नेचर शो नहीं करेगा, बट अगर वो मोशन में है तो उसके अंदर वेव नेचर तो रहेगा ही रहेगा, पार्टिकल नेचर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वेव्स भी एसोसिएट कर जाएंगी, और जो वेव्स एसोसिएट करेंगी पार्टिकल्स के साथ, उन वेव्स का नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। क्लियर? तो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट था, ये हम लोगों ने समझा। इससे आगे की कहानी, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी लगभग 3 इंटू, नॉट 3, वी कैन से लाइक ऑफ द ऑर्डर, वी कैन जस्ट राइट ऑर्डर 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। सो इट इज कंपेरेबल स्पीड विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन शोज डुअल नेचर। एक एक्सपेरिमेंट से उसको देखा भी गया था, डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव्स एसोसिएट करती हैं, राइट? बट वो एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो बट हमें अभी इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर शो करना है। शो करने का मीन्स, शो तो प्रूव तो हो ही गया कि हर एक मैटर डुअल नेचर शो करेगा अगर वो मोशन में, तो हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये निकालेंगे। ठीक है, तो आइए जरा ये वेवलेंथ निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। सो नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया, क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, किसी भी पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, राइट? तो अगर ये जनरल फॉर्मूला हमारा इतना हो गया, तो अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर हम ये कह दें कि भाई इफ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, भी मूव कर रहा होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है? तो हमने कहा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k है। तो k काइनेटिक एनर्जी जब इसके पास है, इट मींस हम क्या करेंगे भाई, इस p को k से रिलेट कर देंगे, मोमेंटम को k से रिलेट कर देंगे। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू क्या होता है? p² अपॉन 2m होता है। ये तो पढ़ रखा है, m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है? तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2me और k स्क्वायर रूट के अंदर। ये आ गया हमारा मोमेंटम। ये मोमेंटम जो हमने निकाला है, ये पुट कर दो आप कहाँ पर? यहाँ लैम्डा में। तो आप देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको? लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ मिल जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट 2me इंटू k। ये हो गया, ठीक है? तो ये होगी हमारी किस काइनेटिक, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? k क्या है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम
यहां पर ये मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग थर्मल एनर्जी। तो काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि किसी भी पार्टिकल के पास टोटल कितनी थर्मल एनर्जी होती है, टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, K इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। KB यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जब ये पुट करेंगे वहां तो P जो हमारा लैम्डा है वो लैम्डा कितना आएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m k। E जो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 3/2 इंटू kBT। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, 2 से 2 कट गया। तो अल्टीमेटली देखो क्या मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट 3me kBT। ये आ गया, ये एक फॉर्मूला मिला। और यहां पर टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पर kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया ये। एंड T क्या है, T हमारा टेम्परेचर हो गया। जो भी टेम्परेचर है गिवन होगा वो टेम्परेचर हो गया, केल्विन में यूज करना है आपने, ठीक है। सिमिलरली इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, केस, ये तो केस 2 हो गया, केस 2 हो गया। ये वाला केस 1 हो गया था कि अगर कोई काइनेटिक एनर्जी है, केस 1 हो गया था। केस 3 ले लेते हैं, ठीक है। केस 3 में हम क्या करेंगे, केस 3 में तो भाई केस 3 हम ये लेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया हो, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल देकर एक्सेलरेट किया गया हो, तो फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय V पोटेंशियल डिफरेंस, देन उसकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, EV के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी EV के बराबर हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी EV के बराबर हो गई तो लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट 2m E इंटू के हो गया EV। ये ME सफिक्स में है ये, ठीक है, ये EV अलग है। ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग विद द V वोल्ट पोटेंशियल। क्लियर, तो ये आ गया। अच्छा, इसमें बहुत सारी वैल्यूज तो नॉन है, तो ये फॉर्मूला फॉर एनी अदर पार्टिकल भी लगा सकते हैं हम। फॉर एनी अदर चार्ज्ड पार्टिकल अगर हमें अप्लाई करना हो तो यही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, E की जगह कोई और चार्ज आ जाएगा, मास उसका आ जाएगा, तो लैम्डा हमारा क्या बन जाएगा, h अपॉन 2m QB हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, राइट। एंड सो बेसिकली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आप देखो ध्यान से, नॉन है, H भी नॉन है इलेक्ट्रॉन के लिए, E भी नॉन है, M भी नॉन है, एवरीथिंग इज नॉन। तो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम ये सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करें, पुटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज, कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यूज, अगर हम सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर H की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो रख दिया आपने, M E एवरीथिंग रखोगे तो ये मिलेगा हमें 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V। ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला है, और यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी।
इसको हम जनरली यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ध्यान रखना। अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन मान लो, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया गया, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, 100 वोल्ट से, तो यहाँ पर लैम्डा उसका कितना हो जाएगा, देखो 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100, सीधा सीधा आपने रखना है और ये कैंसिल होके लैम्डा आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, राइट। इतनी वेवलेंथ एसोसिएट कर रही, काफ़ी छोटी वेवलेंथ है, अच्छी वेव बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव नेचर था, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या कवर किया, पूरा का पूरा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, कैसे हमारा सबसे पहले हमने फोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, देन मैटर का डुअल नेचर देखा, किस तरह से इंट्यूशन डेवलप हुआ, डी ब्रॉगली जी ने क्या सोचकर इस तरह से बोला, फिर उसको प्रूव भी किया। मैटर वेव्स की वेवलेंथ निकाली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो कैलकुलेट किया, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली, नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वी ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर एनी चार्ज्ड पार्टिकल, राइट। तो ये सारा कुछ कर लिया है और इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर लिया है, राइट। अब आपने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, P/Qs लगाने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मैं भी कराऊंगा आपको, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर देन सेमीकंडक्टर, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।